हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो सोनी सर केमिस्ट्री वाला। और आज हम स्टार्ट करते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट संकुल लवण, जिनको अपन उप सहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। और आज सबसे पहले जो स्टार्ट करें तो उससे पहले हम कुछ बातें सीखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अकार्बनिक जो लवण होते हैं या अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अकार्बनिक जो यौगिक हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले साधारण लवण सिंपल साल्ट, और दूसरे होते हैं योगात्मक लवण। तो ये फर्स्ट ए है और ये बी। जो योगात्मक लवण है वो दो प्रकार के हो गए। एक हो गया द्विक लवण जिनको डबल साल्ट कहते हैं, और एक हो गया संकुल लवण जिनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो हमें कुल मिलाकर यहां से यहां तक पहुंचना है और हमें द्विक लवण और संकुल लवण के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं साधारण लवण की। सबसे पहले साधारण लवण का मतलब जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। तो ये अम्ल व क्षार की क्रिया से बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, K2SO4 है, सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3, NaBr है। तो ये सब क्या है? साधारण लवण है। और जब इन साधारण लवणों को मैं जल में विलय करता हूं तो ये पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व खो देते हैं और आयनों में विभाजित हो जाते हैं। और क्या लिख सकते हैं उनके बारे में? इन लवणों को जल में घोलने पर ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, तथा पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं। और जो प्रत्येक आयन है वो अब जलीय विलयन में अपना टेस्ट देते हैं। प्रत्येक आयन जल में अपना परीक्षण देते हैं। तो ये साधारण लवण के बारे में इतनी जानकारी अपनी होनी चाहिए। अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, ये साधारण लवण होते हैं। इन लवणों को जब जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से जल में वियोजित हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं, और प्रत्येक आयन जल में अपना परीक्षण देता है, जलीय विलयन में अपना परीक्षण देता है। तो ये स्क्रीनशॉट आप लेके इसको याद कर सकते हो। अब आती है बी, बात करेंगे बी, योगात्मक लवण का मतलब ये साधारण लवणों से मिलकर बने होते हैं। और योगात्मक लवण में सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर 1, जिसको बोलते हैं द्विक लवण, जिसको बोलते हैं डबल साल्ट। यानी कि दो साधारण लवण
दो साधारण लवण जिनके ऋणायन समान हो को आपस में मिश्रित कर शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं। वाष्पित करने से प्राप्त संयोजित क्रिस्टलीय लवण द्वीप लवण कहलाते हैं। द्वीप लवण कहलाते हैं। कुल मिला के दो साधारण लवण जिनके ऋणायन कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, और उनको मिश्रित किया जाता है और फिर मिश्रित करने के बाद उनको शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं और बाद में जो बचता है उसको हमने नाम दिया है द्वीप लवण या डबल साल्ट। तो डबल साल्ट के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे पोटास एलम, फिटकरी। अब फिटकरी में जैसे अमोनियम सल्फेट होता है, पहले नोट करने पर जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट, फिर इसके बाद इसमें लिखते हैं अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 24 जल के अणु जुड़े होते हैं। तो ये हो गए फिटकरी का सूत्र और ये उदाहरण है द्वीप लवणों के। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कोई दो द्वीप लवणों के रासायनिक सूत्र लिखिए, तो जिसमें एक हो गई फिटकरी। तो फिटकरी में कौन कौन से साधारण लवण है? पोटेशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और दोनों में ऋणायन समान है, सल्फेट, इसमें भी सल्फेट। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा लेते हैं, अमोनियम सल्फेट हो गया। दूसरा पर लेंगे तो देखो ये फिटकरी में अपन ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। सेकंड लवण जो होगा वो होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप यहाँ लिखोगे Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24 जल के अणु, तो ये फिटकरी हो गई। इसके अलावा और होता है इसमें क्रोम एलम, दूसरा नाम है क्रोम एलम। इसमें आपका पोटेशियम सल्फेट तो होता ही है, K2SO4 है इसमें। इसके अलावा एक सल्फेट युक्त आयन और होता है क्रोमियम सल्फेट, CrSO4 का होल थ्राइस, और यहाँ Cr2, इसको बोलते हैं क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, और 24 अणु इसके साथ भी जल के जुड़े होते हैं। तो ये आपका दूसरा द्वीप लवण हो गया क्रोम एलम। ठीक है, इसके अलावा एक जाना पहचाना कॉर्नेलाइट है, तो कॉर्नेलाइट का भी आप चेक कर सकते हैं। कॉर्नेलाइट भी चेक करो, कॉर्नेलाइट। अब कॉर्नेलाइट में कौन कौन से लवण होंगे साधारण? जैसे KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड डॉट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और 6H2O, ये हो गया आपका कॉर्नेलाइट। ये भी द्वीप लवण है, दो साधारण लवण है जिनके ऋणायन कैसे समान है। और एक इम्पोर्टेंट होता है जो आपकी लैब में काम आता है, मोहर लवण। और मोहर लवण को बोलते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसमें दो होंगे, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और 6 अणु जल के। तो इसको लिखेंगे FeSO4
डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं इसको, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो आप इसको मोहर लवण कह सकते हो, FAS कह सकते हो, या फिर इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कह सकते हो। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इन द्विक लवणों को जल में डालता हूं, जल में घोलता हूं, तो प्रत्येक आयन क्या करेगा, अपना परीक्षण देता है। जैसे मैंने मोहर लवण को अगर जल में डाला तो इसमें कौन कौन सा आयन अपने पर देगा अपना टेस्ट, Fe+2 आयन, SO4-2 और NH4+, ये आयन इसमें स्वतंत्र हो जाएंगे, ये टेस्ट देंगे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट्स करते रहना। अब आते हैं हम अपना जो लेसन था संकुल लवण, इसकी बात करते हैं अपन। पहले संकुल लवण, संकुल लवण या इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, और इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, साल्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संकुल लवण, यानी वे लवण जो जल में भी और जल के बाहर भी अपना पूर्ण अस्तित्व बनाए रखते हैं, उन यौगिकों को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप लिख सकते हो वे यौगिक जो जल तथा बाहर दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला होता है K4 बड़ा कोष्टक FeCN का होल 6। ये पोटेशियम फेरोसाइड है। अगर मैं इनको जल में घोलूं, जल में घोलने पर ये दो आयन बनाएंगे, K4 प्लस FeCN6। तो कहने का मतलब अगर इनको जल में घोलते हैं तो ये दो आयनों में वियोजित हो जाते हैं, लेकिन सभी आयन स्वतंत्र नहीं होने के कारण इसमें पोटेशियम टेस्ट देगा, Fe और Cn अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इसमें K प्लस परीक्षण देता है, जबकि Fe+2 Cn माइनस आयन मुक्त नहीं होने के कारण जलीय विलयन में जल में अपना परीक्षण नहीं देते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लें, पोटेशियम, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर 2, पोटेशियम
फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला हुआ K3FeCN6। अब इसका भी चेक करें, जल में घोलें, जल में घोलने पर पोटेशियम प्लस बनेगा, साथ में बनेगा आपका FeCN6। यहां भी आपको ये आयन टेस्ट देंगे, लेकिन इसमें आयरन और साइनाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। तो यहां भी K तो टेस्ट देगा, K प्लस टेस्ट देता है, जबकि Fe+2 और Cl- टेस्ट नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ऐसे कह सकता हूं कि संकुल लवण जो होते हैं वो जल के बाहर और जल के अंदर दोनों ही अवस्था में अपना स्टेबिलिटी, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, और इनके आयन जल में पूर्ण टेस्ट नहीं दे पाते। सभी आयन क्या नहीं जल में परीक्षण नहीं दे पाते। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अब बात करेंगे संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों की बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, K3FeCN6 और ब्रैकेट बंद। तो इसमें देखो, सबसे पहले इस कोष्टक में जो भी चीजें हैं, या इस कोष्टक को हम कहेंगे संकुल आयन। तो इस कोष्टक को हमने क्या नाम दिया है? संकुल आयन। तो ये कोष्टक वाली चीज कहलाएगी संकुल आयन कहेंगे इसको, या फिर इसको कहेंगे समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। तो ब्रैकेट में या बड़े कोष्टक में जो भी चीज है उसको हम नाम देंगे समन्वय मंडल, और जो इस ब्रैकेट कोष्टक के बाहर है उसको कहेंगे अपन आयन मंडल, आयनिक मंडल। आयनिक मंडल भी कहते हैं इनको, इनको काउंटर आयन भी कहते हैं। जो बाहर आयन होते हैं उनको काउंटर आयन भी कहते हैं, आयन भी कहते हैं। और जो समन्वय मंडल में जो मेटल होती है, इस मेटल को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CMA। ठीक है, और इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी स्पीसीज, जो भी परमाणु, आयन, अणु होगा उसको हम कहते हैं लिगेंड। उसे कहेंगे अपन लिगेंड। तो ये मुख्य शब्दावली है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले इन शब्दों का यूज हमें समझना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कहलाता है समन्वय मंडल, या फिर उसको कहते हैं संकुल आयन। ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको कहते हैं काउंटर आयन, या फिर आयनिक मंडल कहते हैं। ब्रैकेट में जो धातु होती है उसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और इसके साथ जो भी जुड़ा होता है उसको कहते हैं लिगेंड। तो इन शब्दों का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। इसको आगे पढ़ें, इससे पहले इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो, हम सबसे पहला पद लेके आए हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? समन्वय मंडल में या फिर संकुल आयन में उपस्थित वह परमाणु या आयन जिससे निश्चित संख्या में कोई परमाणु या आयन जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन केंद्रीय धातु परमाणु। इसका मतलब समन्वय मंडल
में उपस्थित वह परमाणु जो निश्चित संख्या में अन्य परमाणु अणु या आयन से जुड़ा होता है, CMA कहलाता है। तो आपने ये फॉर्मूला देख रहे हो, इसमें ये समन्वय मंडल है और इस समन्वय मंडल में देखो ये जो Pt है, प्लेटिनम है, वो 3 अमोनिया के साथ, 2 अमोनिया के साथ और 2 Cl के साथ, यानी 4 अन्य अणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये इसको कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु और इस पोस्ट में इसके अलावा जो भी चीजें हैं उन सबको कहते हैं अपन लिगेंड। तो लिगेंड की डेफिनेशन आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे CMA केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो ये होता है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। सेकेंड बात है लिगेंड क्या चीज होती है। तो इसका मतलब ये जो समन्वय मंडल है, उस समन्वय मंडल में, जैसे ये समन्वय मंडल है और इस समन्वय मंडल में उपस्थित वह परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनेट करेंगे और उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेंगे, उस स्पीसीज को कहते हैं हम लिगेंड। तो आप कह सकते हैं समन्वय मंडल में उपस्थित वह स्पीसीज जैसे कि कोई परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। तो क्या लिखा मैंने, समन्वय मंडल में उपस्थित वह स्पीसी परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो ये लिगेंड कहलाते हैं और लिगेंड वास्तव में लुईस सार होते हैं। ये लुईस सार होते हैं क्योंकि ये भी क्या करते हैं, लोन पे डोनेट कर रहे हैं। तो देखो इसमें ये 3 आयन है जो कॉपर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे। ये आपका कॉपर CN और Cl, ये सब इसको लोन पे डोनेट करेंगे और उसके साथ क्या बना लेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ये स्पीसीज जो है वो क्या होती है, लिगेंड होती है। ठीक है, ये स्पीसीज ये सब कहते हैं लिगेंड होता है।
तो मैं कुछ लिगेंड्स तो बताता हूँ आपको जिसके पास लोन पेयर है, जैसे H2O, अमोनिया। उदाहरण के लिए देखना, उदाहरण कौन कौन से लिगेंड होते हैं। अमोनिया है, इसके अलावा ईथर है, इसके बाद एमीन है, इसके बाद देखो RNH सेकेंडरी एमीन है, इसके बाद टर्सरी एमीन है। तो ये लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये धातु को अपना लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है। तो वो स्पीसीज जो धातु को लोन पेयर डोनेट करेगी और उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, उस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे उसको, है ना। तो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो संकुल यौगिक होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ शब्दों का यूज पढ़ रहे हैं। जैसे हमने CMA पढ़ा, लिगेंड पढ़ा, और इसके बाद में अपन लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में समन्वय मंडल, आयनिक मंडल, फिर पढ़ते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सबको नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ आप ये लेसन कंटिन्यू देखते रहना, और बहुत ही इजी तरीके से इस पूरे लेसन को समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।